हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द ब्रेव किड्स आउट देयर। आई एम होपिंग सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है पीडब्ल्यू इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हारा कोई कभी भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो भी चीज़ जिस भी टॉपिक की है, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कहीं ना कहीं इस पीडब्ल्यू के बड़े इस दुनिया में हर चीज़ आपके पास है। डुबकी मारो, मोती लो और जीत जाओ जिंदगी में। So with this note, your Agrim sir welcomes you to the complete chapter of strategies for enhancement in food production। एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे 11th और 12th के अंदर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर है। तो कभी इस चैप्टर से तो डरना ही मत, एकदम लीस्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, टेंशन नॉट। तो फटाफट एक बार स्टार्ट कर लेते हैं अपना पूरा का पूरा चैप्टर। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा, उससे बाहर से तो वैसे ही नहीं आने वाला। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे एनसीईआरटी ने समझाया है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का बस ये मतलब होता है कि आप अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स पाने के लिए दो प्लांट्स को फ्यूज करवाते हैं, तो उसको आप कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेट मतलब किसी चीज के साथ छेड़खानी करना। पर्पसफुली किया गया छेड़खानी है। क्यों किया गया? इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। एक ऐसा प्लांट बनाने के लिए जो आपके अकॉर्डिंग सारे डिजायरेबल कैरेक्टर लेके बैठा है, आपका मनपसंद, आपके मनवांछित कैरेक्टर लेके बैठा है। ईल्ड अच्छी होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, न जाने ऐसे और कितने फीचर्स हैं जो होंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। पुराने जमाने में जो टेक्निक होती थी उसको कहते थे क्लासिकल या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल या कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम से होता आ रहा था। तो पुराने टाइम पे क्या करते थे, जो मेन चीज है क्रॉस कराया जाता था। हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज का मतलब होता है दो अलग चीजों को एक साथ लेके आना, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज करना। ऐसे पौधे बनेंगे जिनके पास डिजायरेबल ट्रेट हो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आप जब हाइब्रिडाइज कराते हैं प्योर लाइन को, प्योर लाइन हमने जेनेटिक्स में कहा था होमोजाइगस को कहते हैं, कि उसके पास वो अलील बिल्कुल सेम टाइप का है, जितनी बार भी सेल्फ कराओगे वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। तो तुमने इनको क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद बच्चे आए। अब बच्चों को तुम इंडिविजुअली टेस्ट करते हो कि कौन सा उसमें से हर कैरेक्टर के लिए सबसे उम्दा है, सबसे बेस्ट है, बाकियों को डिस्कार्ड कर देते हो। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा बेस्ट को, तुम सेलेक्ट करते हो। तो पहली स्टेप है यहां पे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तुम्हें अगर बेस्ट बनाना है तो तुम्हारे पास पहले जो उस चीज के लिए पूरा कलेक्शन है वो होना चाहिए। मैं एक ऐसे आम की वैरायटी बनाना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा स्वीट हो, तो पहले प्री एग्जिस्टिंग जितने मैंगो वैरायटीज हैं जो स्वीट होती है मुझे उनको लाना पड़ेगा। तो ये जो है इसको बोला जाता है रूट या बैकबोन ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम। कभी भी अगर मान लो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आ जाए दैट अमंग द फॉलोइंग विच इज द रूट या विच इज द बैकबोन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो आप चूज करेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सारा का सारा कलेक्शन हैविंग ऑल द अलील्स फॉर दैट पर्टिकुलर जीन, उसको कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अगर आम में पल्प में मिठास है, शुगर कंटेंट है, तो कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगी उस शुगर कंटेंट के लिए। तो शुगर कंटेंट की जीन को तो मैं डायरेक्टली नहीं ला सकता ना। तो जितनी भी वैरायटीज हैं जिनमें माना जाता है कि भाई इनका शुगर कंटेंट सबसे अच्छा है, मैं उन सबको लेके आ जाऊंगा अपने लैब के पास। इसका मतलब मैंने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है। जर्म प्लाज्म मतलब उस एक पर्टिकुलर जीन के लिए जितने अलील पॉसिबल हैं। तो चाहे मैं प्लांट ही लाऊं, चाहे मैं उसके सीड ले आऊं, कंप्लीट कलेक्शन इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। फिर इसके बाद इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जितनी भी बेस्ट वैरायटीज थी उसको तुम ले आए,
बट क्या पता तुम्हारे लैब की मिट्टी में, तुम्हारे एनवायरमेंटल कंडीशन में सारे के सारे ग्रो ना करें। कोई केरला का पौधा है, कोई केरला का पौधा दिल्ली में ग्रो कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई पटना का पौधा लिया तुमने, उसको ले जाके अहमदाबाद में प्लांट करने की कोशिश की, वो ग्रो कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सिक्किम से पौधा लिया, महाराष्ट्र में लगा दिया, कर्नाटका का पौधा लिया, नागालैंड में लगा दिया, ऐसा वो ग्रो करे तो जरूरी नहीं है। तो पहले आप कलेक्ट करके ले आए, कलेक्ट करके लाने के बाद अब उनकी आप टेस्टिंग करते हो कि कौन सा मेंबर है जो आपके रीजन में सबसे अच्छा ग्रो करता है। तो जर्म प्लाज्म को इवैल्यूएट, उसको एग्जामिन किया जाता है, फिर प्लांट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिनमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हों, उनको आप एज पेरेंट ट्रीट करोगे। सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। जिन पेरेंट्स को आपने सेलेक्ट किया है उसे सेल्फ पॉलिनेट कराते रहोगे। जो भी बच्चे आपको लगते हैं सेल्फ पॉलिनेट कराया, अब 3:1 का रेशियो दे रहा है, मतलब वो कैसा है, हेट्रोजाइगस, उसको हटा दोगे। जिसने 100% अपने जैसे बच्चे बना के दिए हैं उसको आप कंसिडर करोगे। तो प्योर लाइन पेरेंट्स लिए जाते हैं, क्रॉसिंग ऑफ प्योर लाइन। तो पहले आपने पेरेंट को सेलेक्ट करना है, फिर उसको सेल्फ करा करा के उनके प्योर लाइंस लेने हैं, और इन प्योर लाइंस को फिर क्रॉस हाइब्रिडाइज कराना है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पे सारा का सारा इमैस्कुलेशन, बैगिंग, नेम की टैगिंग, ये सारे काम यहां होते हैं। एंड सिर्फ एक आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 1000 डिजायरेबल कॉम्बिनेशन दिखाएगा। 1000 में से एक बच्चा या 100 में से एक बच्चा होगा जो वो कैरेक्टर्स दिखाएगा जो आपको चाहिए, जिससे आपको पैसा आएगा। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। वो जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं, बहुत क्रूशल है ये स्टेप, उनको आप टेस्ट करते हो कि हर ट्रेट के लिए वो क्या क्वांटिटी या क्या क्वालिटी दिखा रहे हैं। इनको भी आप सेल्फ पॉलिनेट करोगे। जो भी रिकॉम्बिनेंट लगता है कि यार ये बढ़िया रिकॉम्बिनेंट है, उनको फिर सेल्फ पॉलिनेट कराओगे, और उनको सेल्फ पॉलिनेट करा करा के भी होमोजाइगस बनाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद आप अपनी मर्जी से मालिक नहीं बन जाते। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गया तो तुमने बोला चलो बीज लेके बांटना शुरू कर दें। प्रसाद नहीं है मंदिर का, ठीक है। क्या किया जाएगा यहां पे, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। आप जो न्यू कल्टीवार मतलब होता है कल्टीवेटेड वैरायटी, आपने एक नई वैरायटी बनाई, उसे कल्टीवेट करना है तो उसे कल्टीवार कह दिया। न्यूली सिलेक्टेड लाइंस को फिर इवैल्यूएट किया जाता है फॉर एग्रोनॉमिक ट्रेट, एग्रोनॉमिक, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक ट्रेड्स। एग्रीकल्चर के लिहाज से वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इन सब के लिए इवैल्यूएट किया जाता है इन रिसर्च फील्ड्स। ये वाला काम सबसे पहले होता है IARI में, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। सबसे पहले आप जब अपनी लैब में परफेक्ट रिजल्ट ले लेते हो तो रिजल्ट के साथ सीड इनको भेज देते हो, ये उसको टेस्ट करते हैं। इनकी टेस्टिंग के बाद फिर टेस्टिंग को फार्मर के फील्ड में भेजा जाता है। IARI भी अप्रूवल दे देगा कि आपने जो रिजल्ट दिए हैं वो सही हैं। अब IARI उन्हीं बीजों को, उनके साथ बहुत सारे फार्मर्स एसोसिएटेड होते हैं, उनको देते हैं, और वो 3 सीजन तक उसको ग्रो करते हैं। फिर रिजल्ट का एवरेज निकाल के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। उसके बाद इन बीजों को नेशनल सीड कॉरपोरेशन सर्टिफाई करके फिर अलाउ करता है कि अब इसको मार्केट में निकाल दीजिए। NBPGR और ICRI SAT
ये हमारे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इन सब के पास बहुत बड़े बड़े जर्म प्लाज्म कलेक्शंस हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आता है, तो इस डायग्राम में वीट की वैरायटी दी हुई है सोनालिका HD 1553 1967 में आई थी। मटर की वैरायटी है P1542। एज इट इज ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। हरित क्रांति आई थी, मिड 1960s का पीरियड था, फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज आया था। इंडिया, आज भी हम कहते हैं इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज स्टिल द एग्रीकल्चरल कंट्री। पूरे देश का जो इनकम आता है, देश का जो पैसा आता है ना, 33% ऑफ इंडियाज GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड 62% एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में इस एग्रीकल्चर से आती है। 40 साल 1960 से 2000 तक में गेहूं का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से बढ़ के 75 मिलियन टन हो गया था, और चावल का 89.5 पहुंच गया था फ्रॉम 35 मिलियन टन। ग्रीन रेवोल्यूशन खाली मिड 1960s का पीरियड है। ध्यान दिया हो तो यहां 1967 लिखा हुआ है, तो मिड 1960s, ये खाली कंपैरिजन है कि 40 साल में कहां से कहां पहुंच गए थे। सेमी ड्वार्फ वीट इंट्रोड्यूस हुआ था। इनको कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं इन्हें। ड्वार्फिंग की जीन का नाम था नॉरिन 10, जापान में डिस्कवर हुई थी ये जीन। इस जीन की वजह से गेहूं के पौधे लंबे ना होकर बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। ना बहुत लंबे पौधे अच्छे, ना बहुत छोटे पौधे अच्छे, आपको उनका बीच का एक हाइट चाहिए। तो सेमी ड्वार्फ। नोबेल लॉरिएट थे नॉर्मन ई बोरलॉग। मेक्सिको में, मेक्सिको को ओरिजिनली मेहिको कहते हैं, तो मेहिको में इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट थी। सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉग ने जापानीज वैरायटी यूज करके मैक्सिकन वैरायटीज बनाई। इनके फ्रेंड थे MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने सोनरा 64 इंडिया लाया, लर्मा रोजो 64 इंडिया लाया, और गामा रेज से उनको म्यूटेट किया। तो इसको कहा गया म्यूटेशन ब्रीडिंग। सोनरा 64 से जो वैरायटी बनी उसे बोला शरबती सोनरा, लर्मा रोजो की वैरायटी को बोला पूसा लर्मा, और गामा रेज यूज करने के लिए उन्होंने कोबाल्ट 60 यूज किया था। सोनालिका और कल्याण सोना नाम की वैरायटीज बाद में रिलीज हुई थी। चावल की बात करें तो जिस जीन से चावल में ड्वार्फिंग होती है वो ताइवान में डिस्कवर हुई थी। डी जियोवुजेन नाम है। डी जियोवुजेन जीन का नाम रखा। सबसे पहले फिलीपींस ने इससे दो चावल की वैरायटीज बनाई, IR8 एंड IR24। फिर सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो इंडिया की थी वो IR8 जो IRRI ने बनाई, और ताइचुंग नेटिव 1 ताइवान की एक वैरायटी थी। इन दो वैरायटीज के हाइब्रिड से इंडियन सेमी ड्वार्फ राइस बने, और बाद में जाके जया और रत्ना जैसी वैरायटीज आएंगी। तो जब तुम्हें लगता है इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जया और रत्ना किसकी वैरायटी है, कल्याण सोना सोनालिका किसकी वैरायटी है, नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या काम किया था, IR8 IR24 फिलीपींस में बने थे, ताइवान में बने थे, या इंडिया में बने थे। यही क्वेश्चंस आते हैं। शुगरकेन की दो वैरायटी थी। एक शुगरकेन था सैकरम बार्बरी, नॉर्थ इंडिया में ग्रो तो कर लेता था लेकिन बहुत पतली स्टेम होती थी, तो शुगर का कंटेंट बहुत पुअर होता था। ट्रॉपिकल केन, ट्रॉपिकल मतलब होता है साउथ की तरफ, वो था सैकरम ऑफिसिनारम। साउथ इंडिया के लिए अडेप्टेड था, लेकिन बहुत हाई शुगर, बहुत थिक स्टेम। इट डिड नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इन दो मेंबर्स को लिया, क्रॉस कराते चले गए, कराते चले गए, कराते चले गए,
तब जाके एक ऐसी वैरायटी आई जो हाई यील्डिंग भी थी, थिक स्टेम थी, हाई शुगर थी और नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने के लिए भी अडाप्ट कर गई। फिर एनसीईआरटी ने कहा मेज, ज्वार, बाजरा, रागी ये सारे के सारे मिलेट्स के अंदर आते हैं, सेकेंडरी क्रॉप्स हैं। बट बहुत जरूरी है ये जानना कि अब आज के टाइम पे इन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वीट और राइस की ग्रोथ उतनी हाई नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कोशिश की जा रही है कि मिलेट्स पे भी डिपेंडेंसी बढ़ने लग जाए। बहुत सारी कॉमन डिजीजेस एनसीईआरटी ने बताई हैं। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड डॉट ऑफ शुगरकेन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, टोबैको मोजाइक एंड टर्निप मोजाइक डिजीज, ये इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। पक्सीनिया रेकॉन्डाइटा, कोलिटोट्राइकम, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंस, ये तीनों फंजाई हैं। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस एंड ज़ैंथोमोनास जो है वो बैक्टीरिया है और बाकी ये दोनों वायरस हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट को वैरायटी ऑफ डिजीज करा सकते हैं। साइंटिस्ट ने ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट की डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। जब भी बात आती है डिजीज रेजिस्टेंस की तो ध्यान देना कि यहां पे प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स आता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। तो कन्वेंशनल या क्लासिकल मेथड यूज करके जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार, उस चीज को फॉलो करके एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस को येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंट बनाया गया था। इस नई वैरायटी को नाम दिया गया था परभनी क्रांति। इस वैरायटी को परभनी क्रांति कहा गया था। ठीक है, अब ये बना कैसे? साइंटिस्ट ने एक वाइल्ड वैरायटी ढूंढ के निकाली, उसका नाम था एबलमॉस्कस मैनीहॉट। जीनस सेम है। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या है ये, भिंडी सुनिए ना, भिंडी लेडी फिंगर बोलते हैं, ओकरा कहते हैं, है ना। तो कन्वेंशनल मेथड यूज करके एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस डे टू डे लाइफ में खाने वाली भिंडी का नाम है, उसे येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट बनाया गया था बाय क्रॉसिंग इट विद अ वाइल्ड वैरायटी नोन एज एबलमॉस्कस मैनीहॉट। एबलमॉस्कस मैनीहॉट एक नेचुरली रेजिस्टेंट वाइल्ड वैरायटी है। वाइल्ड मतलब जो नेचर में अपने आप ग्रो कर रही थी। अब इसको इससे क्रॉस कराया और परभनी क्रांति नाम की एक आपके पास वैरायटी बनी जो येलो मोज़ेक वायरस से नेचुरली रेजिस्टेंट हो गई। तो कोई ना कोई ऐसा हाइब्रिड बना जिसमें इसके अंदर वाली जीन अपने आप आ गई। तो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करा करा के, कन्वेंशनल मेथड करा करा के बना। म्यूटेशन ब्रीडिंग से एम.एस. स्वामीनाथन जी ने काम किया था। इसके अलावा मूंग बीन, घर में जाके मम्मी से पूछना मम्मी मूंग की दाल कौन सी होती है, उसको येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई की डिजीज होती है, म्यूटेशंस करा करा के इनको रेजिस्टेंट बनाया गया था। ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में ये सारी लिस्ट है एनसीईआरटी की। गेहूं की एक वैरायटी बनी थी हिमगिरी, ब्रासिका की वैरायटी बनी थी पूसा स्वर्णिम, लीफ एंड स्टाइप रस्ट हिलबंड से प्रोटेक्शन, ब्रासिका में व्हाइट रस्ट से प्रोटेक्शन, कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से प्रोटेक्शन, काउपी, लोभिया सुना होगा, लोभिया इज काउपी, पूसा कोमल वैरायटी का नाम रखा, बैक्टीरियल ब्लाइट से प्रोटेक्शन, और मिर्ची पूसा सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल से प्रोटेक्शन। तो ये अलग अलग वैरायटीज हैं
जो इन डिजीज के लिए रेजिस्टेंट बनाई गई हैं। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें याद रखने की। चावल क्या होता है? गेहूं। गेहूं से याद रखना गिरी। ब्रासिका, येलो कलर के फूल होते हैं। सोना येलो कलर का होता है, तो स्वर्णिम सोने का नाम है। कॉलीफ्लावर सफेद रंग का गोला होता है, स्नोबॉल। सफेद के लिए संस्कृत में वर्ड आता है शुभ्र, तो पूसा शुभ्रा। काउपी, क से कोमल, काउपी कोमल, क क। गेहूं गिरी, ग ग। येलो ब्रासिका, येलो गोल्ड। कॉलीफ्लावर सफेद, सफेद का मतलब शुभ्रा, सफेद रंग का गोला, स्नोबॉल। चिली, जब देखो हरी मिर्ची मिल जाती है खाने को तो सदाबहार है। सदाबहार मतलब एवरग्रीन, ग्रीन चिली एवरग्रीन। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, तो पेस्ट वर्ड इज फॉर इंसेक्ट, और माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजेन, इसलिए आप सुनते हो टर्म पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो चावल की वैरायटीज हैं, स्टेम्स ऑफ लाइफ के लिए सॉलिड स्टेम की वजह से नेचुरली रेजिस्टेंट होती हैं। कुछ वीट की वैरायटीज हेयरी लीव्स की वजह से लीफ बीटल के लिए नेचुरली रेजिस्टेंट होती हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरल रेजिस्टेंस के हैं। कॉटन, जिस कॉटन के पास हेयरी लीफ है वो जैसिड से बचा रहेगा, जिस कॉटन के पास स्मूथ लीफ है, नेक्टर नहीं है, वो बॉलवर्म से बचे रहेंगे। मेज की वैरायटी में अगर नाइट्रोजन कम होता है, शुगर और एस्पार्टिक एसिड वगैरह होते हैं, तो स्टेम बोरर से नेचुरली बचा रहता है। ये प्लांट ब्रीडिंग से बनाए गए हैं। ब्रासिका, पूसा गौरव, एफिड से। फ्लैट बीन, सेम की सब्जी, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जैसिड एफिड ऑफ फ्रूट, बोरर से प्रोटेक्शन। भिंडी, पूसा सावनी, पूसा A4, शूट एंड फ्रूट, बोरर से प्रोटेक्शन। तो यहां ये नेचुरल होती है, यहां पे ये सारी आर्टिफिशियली डेवलप कराई गई है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। 3 बिलियन पीपल हिडन हंगर से जूझ रहे हैं। हिडन हंगर कहने का मतलब होता है कि आपके पास खाने की कमी नहीं है, खाने को तो भर के है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है खाने की, लेकिन खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। मैं तुम्हें अगर बोलूं 1 महीने तुम्हें जब भूख लगे सिर्फ उबले चावल खाने हैं, तुम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 1 महीने जब भूख लगे सिर्फ उबले चावल खाओगे, 1 महीने बाद तुम्हारे बॉडी में सीवियर मिनरल्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चावल के अंदर इतने मिनरल्स नहीं है, चावल के अंदर इतने प्रोटीन्स नहीं है। तो खाने को तो मना नहीं किया ना, बट खाने में कुछ तत्व थे, कुछ एलिमेंट्स थे जो मिसिंग थे। तो 3 बिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन या विटामिन डेफिशिएंसी। खाने की कमी नहीं है, भुखमरी नहीं है, फेमाइन नहीं है, खाने को मिल रहा है, बट खाना पौष्टिक नहीं है, खाना न्यूट्रिशनल नहीं है। तो उन्होंने सोल्यूशन निकाला, बायो फोर्टिफिकेशन। प्लांट की ब्रीडिंग अब करी जाती है फॉर हाई लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, हायर प्रोटीन, हेल्दियर फैट। सारे फैट खराब नहीं होते हैं, गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है। प्रोटीन और ऑयल का कंटेंट और क्वालिटी दोनों मैटर करेगा। प्रोटीन्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके जो एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स हैं वो ज्यादा हो, जो डाइट से ही अंदर जाएंगे। ऐसा प्रोटीन है जिसमें नॉन एसेंशियल एसिड्स हैं, वो तो बॉडी भी बना लेगी। ऑयल का कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी, आप पढ़ते हो DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये सारे अच्छे वाले फैट्स हैं, ये जाने चाहिए, गंदे वाले फैट नहीं। विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल का खाली कंटेंट होता है, इनमें क्वालिटी, विटामिन है गुड या बैड नहीं हो सकता, आयरन गुड या बैड नहीं हो सकता, बट प्रोटीन और ऑयल गुड या बैड कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली इनके लिए ब्रीडिंग कराते हो तो उसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन।
फोर्टिफाई मतलब किसी चीज को बहुत एनलार्ज, बहुत बड़ा कर देना। तो मान लो एक मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से चावल बना दूं, चावल के अंदर प्रोटीन बनाने की जीन भी डाल दूं, चावल के अंदर मैं फैट बनाने की जीन भी डाल दूं, तो उस चावल से तुम्हें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों मिल जाएगा। ठीक है। सन 2000 में मेज के हाइब्रिड्स बने थे। प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। 2000 में मेज हाइब्रिड्स बने थे। दे हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन। नॉर्मल में इनकी क्वांटिटी कम होती है। जिन मेज हाइब्रिड से इनको कंपेयर किया गया, जिनको यूज करके ये मेज हाइब्रिड्स बनाए गए, इनमें डबल अमाउंट की क्वांटिटी आ गई थी। वीट की एक वैरायटी है एटलस 66, नेचुरली हाई प्रोटीन कंटेंट है। इसे एज अ डोनर यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए और बहुत सारी वीट प्लांट्स की। आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया है, 5 गुना ज्यादा आयरन है उसमें एज कंपेयर टू नॉर्मल वैरायटी। अब तुम्हारे मन में आ रहा है आयरन कहां से आया इसके अंदर? सॉइल में आयरन होता है, वहां से वो रूट में जाएगा, स्टेम में जाएगा, लीफ में जाएगा। करेक्ट। फिर फ्लावर, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन में भी आयरन यूज होगा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी सब्जियां निकाली हैं जो विटामिन और मिनरल रिच हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। विटामिन ए से भरपूर कैरेट, स्पिनच, पंपकिन। ये कहा भी जाता है पालक खाने से, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि विटामिन ए हमारे आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी से भरपूर बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड होता है करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर। एकदम सब्जी वाली फीलिंग आ जाती है। आयरन और कैल्शियम से भरपूर पालक और बथुआ। और प्रोटीन से भरपूर बीन्स, ब्रॉड बीन, लबलब बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन पी। फलियां सुनते हैं? फलियां, सारी फलियां, ब्रॉड फली, लबलब की फली, फ्रेंच फली, गार्डन की फली, सॉरी गार्डन पी की फली, इन सब में फैबीसी के मेंबर्स हैं। तो इनमें वैसे ही थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस कंटेंट अच्छा होता है, तो इनको और ज्यादा प्रोटीन रिच बनाया गया। फिर एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया सिंगल सेल प्रोटीन का। आप माइक्रोब्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोटीन बनाने के लिए। एनसीईआरटी ने कंपैरिजन दिया है कि अगर आप एक एनिमल मीट को यूज करते हो, तो लगभग तुम 10 किलो खाना एक जानवर को खिलाओ, तब वो उससे 1 किलो मीट तैयार करता है। तो सोचो कितना ज्यादा तुम्हें खाना खिलाना पड़ रहा है उससे मीट लेने के लिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर आप एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे, तो कोई एनिमल आपको एक दिन में 25 ग्राम प्रोटीन दे देगा। वहीं पे अगर कोई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, तो वो एक दिन में आपको करीब करीब 25 टन प्रोटीन भी दे सकता है। तो स्पाइरुलिना, क्लोरेला, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, कैंडाइडा यूटिलिस, मशरूम्स, इनमें नेचुरली विटामिन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि एक सेल से प्रोटीन निकलवाया जा रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन बोलने का मतलब है आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं स्पेशली फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक। फिर टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट आया। एक्सप्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी प्लांट का हिस्सा आप लेके उससे नए पौधे बनाते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्लांट। आप रूट ले सकते हो, नोड का सेगमेंट ले सकते हो, इंटरनोड का सेगमेंट ले सकते हो, लीफ का सेगमेंट ले सकते हो, इमैच्योर एंथर ले सकते हो,
कोई भी मेरिस्टेम ले सकते हो। मेरिस्टेम्स तो स्पेशली यूज किए जाते हैं फॉर ग्रोइंग वायरस फ्री प्लांट्स। ऐसा देखा गया है कि क्योंकि मेरिस्टेम्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उनका रेट ऑफ सेल डिवीजन फास्ट होता है, तो वायरस कभी भी उसको हाईजैक नहीं कर सकता। तो अगर गलती से आपके पौधे को कोई वायरल इन्फेक्शन लग गया है और वो पौधा आपको बहुत पसंद है, उसकी जीन्स बहुत पसंद है, तो तुरंत उसकी मेरिस्टेम्स लेके टिश्यू कल्चर में लगा दो और उसके क्लोन्स बना लो। अब बड़े मजेदार चीज है, कोई अगर तुम्हें बोले कि कल को तुम्हारी एक उंगली या तुम्हारी खाल लेके उस खाल से हम तुम्हारी जैसी पूरी दूसरी कॉपी बना लें, तो तुम सोचोगे अरे तो बड़ा अमेजिंग है। वैसी ही चीज यहां पर है। कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। आप पौधे के किसी भी सेल से, तुम पत्ते का सेल लो, उससे पूरा पौधा बना सकते हो, रूट से पूरा पौधा बना सकते हो। तो दिस कैपेसिटी इज नोन एज टोटीपोटेंसी। अब आप एक दो पौधे नहीं बनाते हो, हंड्रेड्स ऑफ पौधे बनाते हो। तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू कल्चर से बनाए जाते हैं। इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। सोमैटिक सेल के क्लोन्स बन रहे हैं। सोमैटिक मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। गैमीट का यूज थोड़ी कर रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है यहां पे। सारा का सारा टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल है। तो सोमा क्लोन्स बनते हैं। हर प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल है आपस में एक दूसरे से, ओरिजिनल प्लांट से भी सिंपल एकदम आइडेंटिकल है। तो इनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्लोन मतलब एसेक्सुअली बने हुए मेंबर्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल मेंबर्स हैं और नॉर्मल सोमैटिक सेल से बने हैं, नॉर्मल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से बने हैं। कभी म्यूटेशन हो जाए नेचुरली तो आपको इनमें वेरिएशंस दिख सकते हैं, उनको कहते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशंस। टिश्यू कल्चर कराने के लिए आपको पहली चीज तो जरूरी है चीजों को स्टेरिलाइज करना। जो भी प्लांट मटेरियल है उसको कुछ माइल्ड केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं कि सरफेस पे बैक्टीरिया या फंगस का स्पोरो तो मर जाए। कोई भी इक्विपमेंट अगर टिश्यू कल्चर में यूज करोगे तो उसको अच्छे से साफ सफाई करनी होती है। डिस्टिल वाटर से भी धोते हैं, अल्कोहल से भी धोते हैं, आप उसको यूवी रेस से भी साफ करते हो, ऑटोक्लेव मशीन में रख के साफ करते हो। आपने बनाया एक अगार का जेल, इस अगार जेल में जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीज है ना, सब डाल दिया तुमने। द जेल इज द कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी है, इसमें अमीनो एसिड्स भी है, इसमें हॉर्मोन्स भी है, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी हैं, इनमें एंटी फंगल एजेंट्स भी हैं। सब कुछ दे दिया है तुमने इसमें। और मान लो कोई पौधा है, तुमने उस पौधे का कोई इंटरनोडल सेगमेंट लिया, इंटरनोडल सेगमेंट यहां पे लगा दो। स्टार्टिंग में तुम्हारे अगार में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो सेम होगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ टाइम बाद तुमने ये जो इंटरनोड का सेगमेंट डाला था, ये मेरिस्टेमेटिक होके एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना देगा जिसे हम कहते हैं कैलस। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप बन चुका है लेकिन अनडिफरेंशिएटेड है। इसको अभी नहीं पता कि इसको रूट बनना है या इसको शूट बनना है। तो तुमने इंटरनोड लिया, अगार में डाला, उसमें सारे काम की चीजें हैं, ध्यान रखा कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन सेम है, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल आ जाएगा बनके जिसे कहते हैं कैलस। अब न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, तुम इस कैलस को आगे सब कल्चर कर सकते हो। तो मान लो मैंने इस कैलस के 5 टुकड़े किए, तो इससे मेरे पास क्या बनी, 5 नई ट्यूब्स बनेंगी
कैलस का टुकड़ा डाला, और अब मैं ध्यान रखूंगा एक चीज का कि अब मेरे इस न्यूट्रिएंट मीडियम में साइटोकाइनिन ज्यादा होना चाहिए ऑक्सिन से। तो इसमें से एडवेंटिशियस शूट बनने लग जाएगी। एडवेंटिशियस शूट बनने लग जाएगी। अगेन न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं, ग्रोथ होती जा रही है। फिर से सब कल्चर करके हर एक शूट को एक नए ट्यूब में डाल देंगे। हर एक शूट को एक नए ट्यूब में डाल दिया। लेकिन अब तुमने ध्यान रखा कि अब जो तुमने अगार यूज किया है उसमें ऑक्सिन ज्यादा होगा साइटोकाइनिन से। तो जो भी शूट है उसमें अपने आप एडवेंटिशियस रूट बनने लग जाएगी। तो तुमने एक इंटरनोड से एक पूरा पौधा बना लिया। फिर इस पौधे को तुम धीरे धीरे लैब की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लाओगे ग्रेजुअली, और फिर जब तुम इसे फील्ड में लगा दोगे तो एक प्रॉपर प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाएगा विथ सेम जेनेटिक्स लाइक दिस प्लांट, द पेरेंट प्लांट। अब 5 कैलस के टुकड़े किए थे, हर शूट को 3 ट्यूब में बांटा, एक इंटरनोड से 15 प्लांट तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। अब एक तुम्हारे प्लांट में तुमने 3 इंटरनोड निकाले तो 45 प्लांटलेट्स आ गए। मल्टीपल प्लांट से मल्टीपल काम किया तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स तुम्हारे पास आ सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये सारा काम जो हम कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सिर्फ 2 सेल्स का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करा दें। बट यहां हमें पता है आउटर मोस्ट लेयर इज मिडल लैमेला। मिडिल लैमेला के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द सेल वॉल। इन सेल वॉल्स के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए का न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, पेक्टिनेज डालो तो मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगी। सेल्यूलेज डालो तो सेलुलोज डिसॉल्व हो जाएगी। अब तुम्हारे पास बचेगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट अ वॉल। तो ये ए वाला सेल, ये बी वाला सेल। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट अ वॉल। अब ये दोनों सेल्स अभी भी स्टेबल हैं, तुम्हें कराना है इनका फ्यूजन। तुम चाहते हो कि ये 2 सेल्स आपस में जुड़ के एक सिंगल सेल बन जाए, तो ये इतना आसान काम नहीं है। या तो किसी केमिकल एजेंट के थ्रू इन 2 सेल्स को फ्यूज कराओ, या बहुत माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट से इनको फ्यूज कराओ। तो कीमोफ्यूजन या इलेक्ट्रोफ्यूजन कहते हैं। कीमोफ्यूजन में 2 एजेंट्स यूज होते हैं, सोडियम नाइट्रेट या पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। इनको यूज करके इन 2 सेल्स को फ्यूज करा दिया जाएगा। और कैसे भी कराया हो, जब फ्यूजन हो जाएगा तो एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर ए का सारा जेनेटिक मटेरियल, बी का सारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो अब आपके पास आया है सेल, इसको आप बोलेंगे एक सोमैटिक हाइब्रिड। अगर ये सिंगल सेल बन जाए, अब इसके अंदर ए और बी दोनों के जीन्स एक्सप्रेस होंगी, तो ये सेल दोनों के फीचर्स दिखाएगा।
तो इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। पोमैटो बनाया गया था, पोटैटो को टोमैटो से क्रॉस करके, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो कैरेक्टर जैसे चाहिए थे वैसे नहीं मिल पाए। तो यही सारी चीज दी हुई है आपके इस चैप्टर के अंदर, विच इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको पढ़ना। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लीस्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। अगर सवाल आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, उसके बाहर का नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन अपनी तैयारी मजबूत रखो, अपने ऊपर हौसला रखो, हमेशा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का अपने मन में हौसला रखो, मोटिवेशन रखो, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। साइनिंग ऑफ, अग्रिम सर, थैंक यू।